हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी दुनिया में एक बदलाव ही है जो सतत है या नित्य है। हमारे बिहेवियर से लेकर धरती के फिजिकल फीचर्स तक सब कुछ समय के साथ साथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन चेंज जरूर होता है। कुछ चेंजेस तुरंत होते हैं और हमें आसानी से दिख जाते हैं, और कुछ चेंजेस होने में सालों लग जाते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो लगभग हर सदी में हमने कुछ ना कुछ बदलते जरूर देखा है, चाहे वो राइजिंग सी लेवल के चलते किसी आइलैंड का डूबना हो या फिर किसी नदी का रुख बदलना। हमारी धरती अपने फीचर्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के तौर पर साइंटिफिक एविडेंसेस के अकॉर्डिंग हर साल हमारी हिमालयन रेंजेस 5 मिलीमीटर तक इंक्रीज हो रही हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही चेंज की बात करने वाले हैं जो पहले भी हुआ है और अभी भी लगातार हो रहा है, लेकिन जिसका फुल इम्पैक्ट सामने आने में कई हजारों साल लग जाएंगे। इस चेंज का मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। दरअसल हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। लिथोस्फीयर अर्थ के उस हिस्से को कहते हैं जो क्रस्ट और मेंटल के ऊपर के पार्ट से बनता है। लिथोस्फीयर में मौजूद ये प्लेट्स स्टैटिक नहीं होते, बल्कि अलग अलग स्पीड में मूव करते रहते हैं। इन मूवमेंट्स के पीछे एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स हैं, इसको लेकर अभी भी डिबेट जारी है, लेकिन कुछ वाइडली एक्सेप्टेड रीजंस हैं, जैसे कि एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करंट्स और प्लेट्स के बीच बाउंड्रीज में जनरेटेड फोर्सेस। ये फोर्सेस सिर्फ प्लेट्स को शिफ्ट नहीं करता, बल्कि इनकी वजह से ये प्लेट्स कभी कभी रप्चर भी हो जाती हैं। ऐसे रप्चर से रिफ्ट बनता है, जिसके चलते नए प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं। आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम ऐसा ही एक फिनोमिनन है जो करंटली देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन से साउथ में जिम्बाब्वे तक स्ट्रेच होने वाली ये 300 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीकन प्लेट को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिनमें से एक सोमालिया प्लेट है और दूसरी न्यूबियन प्लेट। वैसे तो ये रिफ्टिंग प्रोसेस लंबे समय से जारी है, लेकिन 2018 में ये पोटेंशियल स्प्लिट सुर्खियों में तब छा गया जब केनियन रिफ्ट वैली में एक बड़ा क्रैक सामने आया, जिसके चलते नायरोबी नारोक हाईवे का एक पार्ट कोलैप्स हो गया। इस क्रैक के सामने आने से इसे तुरंत ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से जुड़े टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ लिंक किया गया। हालांकि ब्रिटिश डेली और द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक धरती पे ये मैसिव स्प्लिट सडन इरोजन की वजह से हुआ था। वैसे तो कई जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक इरोजनल गली फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन सवाल रह जाता है कि उसी जगह क्यों फॉर्म हुआ और क्या सच में इसका संबंध ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के साथ किया जा सकता है या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि अगर ये क्रैक बढ़ता गया तो अफ्रीका 2 लैंड मासेस में बंट जाएगा, जिनके बीच एक नया महासागर फॉर्म होगा। ऐसा हुआ तो युगांडा और जाम्बिया जैसे कंट्रीज का अपना अलग कोस्टलाइन बन जाएगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी रिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कब तक हो सकता है। दोस्तों, साइंस डायरेक्ट जर्नल के अकॉर्डिंग रिफ्टिंग तब होती है जब एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे में एक लोलैंड रीजन का फॉर्मेशन होता है, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ये रिफ्ट वैलीज लैंड पे भी हो सकती हैं और ओशन फ्लोर में भी। जब लिथोस्फीयर पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तब ये स्ट्रेच करती हैं और दोनों लैंड मासेस के बीच एक गैप बन जाता है। अल्टीमेटली स्ट्रेच होते होते ये गैप इतना बढ़ जाता है कि ये क्रैक टूटकर रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान कई सरफेस मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन या सीस्मिक एक्टिविटी। ये रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप की पहली स्टेज होती है, जो अगर सक्सेसफुली हुई तो उससे एक नया ओशन बेसिन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 138 मिलियन ईयर्स पहले हुए एक इवेंट को ले सकते हैं, जब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के स्प्लिट के बाद साउथ अटलांटिक ओशन का इमर्जेंस हुआ था। यही वजह है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन एक जिक्सॉ पजल के 2 हिस्सों जैसी नजर आती है। अगर आप इन्हें जोड़कर देखें तो ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगी। ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की बात करें तो ये एक एक्टिव रिफ्ट है, जहां नीचे मौजूद मेंटल के सर्कुलेशन की वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है। दोस्तों, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेंटल सिलिकेट रॉक की बनी एक लेयर को कहा जाता है, जो अर्थ के आउटर कोर और क्रस्ट के बीच मौजूद है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हो रहे मेंटल सर्कुलेशन का मतलब है कि जैसे जैसे मेंटल प्ल्यूम लिथोस्फीयर को ऊपर पुश करता है, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से लिथोस्फीयर वीकन हो जाता है, जिसका रिजल्ट फॉल्स क्रिएशन के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, मेंटल प्लूम अर्थ के रॉकी आउटर लेयर यानी क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है, जहां मैग्मा सबसे गर्म रहता है। इस एक्स्ट्रा हॉट मैग्मा से जनरेटेड हीट की वजह से ये रॉकी क्रस्ट पिघलने लगता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे वोल्केनिक एक्टिविटी इंटेंस हो जाती है। इस एक्सट्रीमली हॉट मेंटल प्लूम का एविडेंस अफ्रीकन सुपरस्वेल नाम के जियोग्राफिकल डेटा में पाया गया है।
ये सुपर प्लूम ना सिर्फ रिफ्ट वैली फॉर्मेशन के फोर्सेस का एक वाइडली एक्सेप्टेड सोर्स है, बल्कि सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यूज के हाई टोपोग्राफी को भी एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्ट्स की टोपोग्राफी काफी डिस्टिंक्ट होती है, जिसको हायर टेरेन से सराउंडेड एक सीरीज ऑफ फॉल्ट बाउंडेड डिप्रेशन से कैरेक्टराइज किया जाता है। ईस्ट अफ्रीकन सिस्टम में ऐसे कई रिफ्ट वैलीज हैं जो एक दूसरे से लार्ज बॉन्डिंग फॉल्ट्स द्वारा सेपरेटेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे फीचर्स एक ही समय में फॉर्म हुए थे, बल्कि इनका फॉर्मेशन एक सीक्वेंस की तरह हुआ जो लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले नदर्न इथियोपिया के अफार रीजन में शुरू हुआ और एनुअली 2.5 से 5 सेंटीमीटर रेट से साउथवर्ड्स जिम्बाब्वे की तरफ स्प्रेड होने लगा। वैसे तो नॉर्मली हम इस रिफ्टिंग प्रोसेस को नोटिस नहीं करते, लेकिन कुछ सरफेस मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पुराने फॉल्ट्स के आसपास नए फॉल्ट्स, फिस्यूर्स, क्रैक्स या रिन्यूड मूवमेंट के चलते जिस तरह न्यूबियन और सोमालिया प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिससे इस रीजन में अर्थक्वेक के चांसेस और भी हाई होते जा रहे हैं। हालांकि ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर सीस्मिक एक्टिविटी रिफ्ट वैली के अक्रॉस वाइडली स्प्रेड है और रिलेटिवली स्मॉल मैग्नीट्यूड की है। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का फॉर्मेशन 2005 में इथियोपिया के डेजर्ट्स में इमर्ज करने वाले 35 मील लॉन्ग क्रैक से शुरू हुआ था। इसी डेवलपमेंट ने एक नए सी के फॉर्मेशन को भी जन्म दिया। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर नाम के एक पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रेजेंट किए गए सीस्मिक डेटा के मुताबिक ये रिफ्ट फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्रोसेस द्वारा ड्रिवन था, ठीक वैसे ही प्रोसेसेस जो ओशन बेड्स में पाए जाते हैं। इस क्रैक को 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर पे आइडेंटिफाई किया गया, जो एक दूसरे से काफी लंबे समय से डिस्टेंट होते जा रहे हैं। ये 3 प्लेट्स हैं अफ्रीकन न्यूबियन, अफ्रीकन सोमालिया और अरेबियन। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के डॉक्टोरल स्टूडेंट क्रिस्टोफर मूरे का कहना है कि अर्थ में यह अकेला ऐसा रीजन है जहां आप कॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स को ओशनिक रिफ्ट्स में तब्दील होते स्टडी कर सकते हैं। इस रिफ्ट से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी टेक्टोनिक शिफ्ट के चलते ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच रेड सी और गल्फ ऑफ एडन क्रिएट हुआ। 2018 में सैटेलाइट रडार से ईस्ट अफ्रीका में वोल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए मूरे ने कहा था कि ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कॉम्पोजिशन और डेंसिटी में काफी अलग होती है। जीपीएस ट्रैकिंग से पता चला कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच लैंड मूवमेंट्स अलग अलग रेट में कंटिन्यूअसली डेवलप होते आए हैं। फॉर एग्जांपल, अरेबियन प्लेट अफ्रीका से एनुअली 1 इंच पर ईयर के रेट से दूर हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन अफार रीजन में फ्लड ला देगा और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एक नया ओशन बन जाएगा। दोस्तों, अफार रीजन, जिसे रीजन 2 के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इथियोपिया का एक रीजनल स्टेट है जहां अफार नाम का एक एथनिक ग्रुप रहता है। साथ ही कहा जाता है कि इस रिफ्टिंग से ईस्ट अफ्रीका का पार्ट एक सेपरेट कॉन्टिनेंट में बन जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इसलिए भी यूनिक है क्योंकि ये हमें अलग अलग स्टेजेस के रिफ्टिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करने का मौका देता है। साउथ में जहां ये रिफ्ट नया है, वहां एक्सटेंशन रेट्स लो हैं और फॉल्टिंग वाइड एरिया को कवर करती है। साथ ही इस जगह वोल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटी भी लिमिटेड है। उधर अफार रीजन की तरफ पूरा रिफ्ट वैली फ्लोर वोल्केनिक रॉक से कवर्ड है, जिससे पता चलता है कि इस एरिया में लिथोस्फीयर इतना पतला हो चुका है कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टूटी प्लेट्स के बीच के गैप में मैग्मा सॉलिडिफाई होकर नया ओशन फॉर्म कर देगा और इवेंचुअली पूरे रिफ्ट की लेंथ में सी फ्लोर स्प्रेड होते होते आसपास के ओशन का पानी यहाँ फ्लो करने लगेगा। साथ ही इसी के चलते इंडियन ओशन में इथियोपिया, सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के टूटे हिस्सों के लार्ज आइलैंड्स फॉर्म होंगे। दोस्तों, रिफ्टिंग यूजुअली एक स्लो प्रोसेस है। इसके मैच्योर स्टेज में आते आते 1000 साल लग जाते हैं। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जिस नए ओशन की हम बात कर रहे हैं उसे फॉर्म होने में कम से कम 5 to 10 मिलियन ईयर्स लगेंगे। इस रिफ्ट से जो स्मॉलर कॉन्टिनेंट क्रिएट होगा उसमें सोमालिया, केन्या, इथियोपिया और तंजानिया के पार्ट शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एडविन डिंडी का कहना है कि रिफ्ट वैली का ईस्टर्न नाम फेयरली एक्टिव है क्योंकि इसके आसपास कई एक्टिव ट्रेमर्स अकर करते हैं और उनका ये भी मानना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से स्प्लिट होने में कई हजार सदियां लग जाएंगी। बहरहाल शायद मैं और आप इस मैग्निफिसेंट अर्थ मिरेकल को देख ना पाए, लेकिन एक बात तय है कि रिफ्टिंग प्रोसेस हमारे ग्लोब को एक नया आकार जरूर प्रदान करेगी।